Hi guys, hello. I hope my video is visible and I'm audible to you. Yes, so we are back with another session of our newspaper analysis. I have received a few comments. I have received a few recommendations about my voice being bold enough, and um, you know there were several advices about that I should be taking the news in great detail. तो मैंने अपने पहले सेशन में ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि द न्यूज़ I cannot cover each and every news in great detail. Why? Because I have to wrap up the session in like 15 minutes, max to max. So it won't be possible for me to go into depth of each news and each information for that matter. And about my voice being bold enough, so see, I am a student and I am recording these sessions while I have uh, while I have an academic life to maintain, while I'm living in a hostel. तो आप जब हॉस्टल में रहते हो, you have a roommate also, and you have to you have to adapt to a certain environment and situation. तो उस हिसाब से कभी कभार ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि शायद मैं थोड़ा धीरे बोलूँ या फिर थोड़ा तेज़ बोलूँ, तो प्लीज़ बेयर मी विद दैट. एंड या आज के पेपर में बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट फॉर दैट मैटर न्यूज़ भी नहीं है, हेडलाइंस भी उतनी कुछ खास इम्पॉर्टेंट नहीं है. बट क्योंकि कल का सेशन हमने नहीं लिया था और कल के सेशन में देयर वर इम्पॉर्टेंट न्यूज़, तो हम पहले स्टार्टिंग में आई एम गोइंग टू कवर दैट न्यूज़, उसके बाद वी विल मूव फर्दर. ऑल राइट. तो जो पहला हमारा था ये आज के भी न्यूज़ में और कल के भी न्यूज़ में था, विच इज़ इंडिया यूके FTA. Now what do you mean by FTA? FTA is free trade agreement. It's free trade agreement. बेसिकली FTA दो कंट्रीज़ के बीच में एक ऐसा अग्रीमेंट होता है जो कि उसके ट्रेड को फैसिलिटेट करे, ट्रेड को ईजी कर दे और बेसिकली इकोनॉमी को बूस्ट करे. तो FTA समझ में आ गया, वो नाम से ही समझ में आता है कि इट्स समथिंग टू डू विथ द ट्रेड थिंग. ऑल राइट. तो इंडिया और यूके ने एक FTA साइन करा है जो कि पिछले 3 साल से डेलिबरेशन में था. 3 साल से ही उसके बारे में बातें हो रही थी, 3 साल से वो चीज़ प्रोसेस में थी. फाइनली जाकर अभी वो FTA इंडिया और यूके ने साइन करा है. अब की पॉइंट्स क्या हैं कि जब आप FTA साइन करते हो किसी भी कंट्री के साथ, तो जो टैरिफ इम्पोजिशन होता है जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में एक कंट्री लगाती है दूसरी कंट्री पे, वो टैरिफ इम्पोजिशन कम हो जाएगा. तो जब इंडिया और यूके ने अग्रीमेंट साइन किया, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया, तो जो टैरिफ इम्पोजिशन यूके इंडिया पे लगाता था उसके ट्रेड पे, उसके एक्सपोर्ट पे, और जो इंडिया यूके पे लगाता था वो कंसिडरेबली कम हो जाएगा या फिर कोई गुड्स पे ज़ीरो भी हो जाएगा. पहला ये हो गया. दूसरा होगा कि ईज़ ऑफ एंट्री. किसी भी कंट्री में जाने के लिए, मतलब ये तो नहीं है ना कि आपने आज बैग उठाया एंड यू जस्ट मूव्ड टू यूके. नहीं, उसका कुछ प्रोसेस होता है. यू हैव टू गो थ्रू certain checks and all. So that process would be eased for professionals and for students who want to go and make their career, or who want to go and who want to do maybe university there, और जॉब के करियर पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं वहाँ पर, तो उनके लिए वहाँ जाना इजी हो जाएगा. एंड वाइस वर्सा यूके वालों को इंडिया भी आना इजी हो जाएगा. ठीक है. और ये जो है, जो हमारा एक एम है इंडिया को लेकर कि हमें बायलैटरल ट्रेड, बाय का मतलब होता है दो. ठीक है. तो इंडिया का एम है कि इंडिया और यूके के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है उसको $100 बिलियन करना है बाय 2030. बाय 2030 इंडिया एम्स टू डबल द बायलैटरल ट्रेड टू $100 बिलियन. तो ये जो इंडिया का एम है यूके के साथ अचीव करने का, वो इंडिया यूके जो अभी अग्रीमेंट हुआ है, जो FTA हुआ है, वो उसको फैसिलिटेट करेगा फर्दर. फाइन. अब अगर इंडिया यूके की बात, कोई भी न्यूज़ हम आइसोलेशन में नहीं पढ़ते हैं. कोई भी न्यूज़ सिर्फ क्यों अभी न्यूज़ में इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है. अगर मान लो इंडिया और यूके अभी न्यूज़ में है, इंडिया यूके ने FTA साइन किया है या चीज़ें कुछ भी उन दोनों के बीच में हो रही हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू as a CLAT aspirant, for CLAT point of view, it's very important for you guys to go back to the history of both the countries. इंडिया यूके का क्या रिलेशन है. तो I want you guys to read about
इंडिया यूके का रिलेशन एंड ब्रेग्जिट। कुछ भी चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं तो ब्रेग्जिट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब यू से यूके हट गया था, उस टर्म को हम ब्रेग्जिट कहते हैं, तो ब्रेग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट है यूके के टर्म्स में, तो ब्रेग्जिट के बारे में पढ़ना। एंड देन ऑल्सो रीड अबाउट कि और कौन सी कंट्रीज़ के साथ यूके हैज़ अ सिमिलर इट हैज़ अ सिमिलर अग्रीमेंट। दूसरा, देयर वाज दिस न्यूज़ रिगार्डिंग प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो हमने पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में अपने लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, एंड देन आई टोल्ड यू कि और जाके भी इस रिपोर्ट के बारे में पढ़ना। तो वैसे ही एक और इंडेक्स आई, और क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इंडेक्स आती हैं, जो भी इंडेक्स आ रही हैं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, ये इंडेक्स हो गया, और भी काफ़ी सारे इंडेक्स होते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें से काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने का स्कोप है ना। तो अभी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है, इट्स 151st या इट्स 151। इंडिया हैज़ बिन रैंक्ड 151। तो जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ये भी एज द नेम सेज क्लियरली कि उस कंट्री में प्रेस को कितनी फ्रीडम है। जितनी ज़्यादा फ्रीडम होगी वो मतलब वो कंट्री टॉप पे होगी, जितनी नहीं होगी वो कंट्री नीचे होगी। ऑलराइट, आई होप आई एम मेकिंग सेंस। तो इंडिया की रैंक 151 है। जो फर्स्ट रैंक है वो नॉर्वे की है, एंड इट इज़ कंसेक्यूटिवली द 9th टाइम जब नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे है। मैंने कहा था कि कोई भी इंडेक्स में मोस्टली ऐसा होता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज दे अक्वायर द टॉप मोस्ट पोजिशन। तो नॉर्वे है हमारा जो यहाँ भी टॉप मोस्ट पोजिशन अक्वायर कर रहा है। और जो लास्ट है, बॉटम मोस्ट कंट्री है हमारी एरिट्रिया बॉटम है, नॉर्वे फर्स्ट है, और इंडिया की 151 रैंक है। ठीक है, अब मैंने कहा था कि कोई भी अगर रिपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हो, इंडेक्स के बारे में पढ़ रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि उसको पब्लिश कौन करता है एंड उससे उसके थीम क्या था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को पब्लिश करता है RSF, रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर, मतलब रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, तो RSF इसको पब्लिश करता है हर साल, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को। और इसके मेजरली इसके 5 इंडिकेटर्स होते हैं। इन 5 इंडिकेटर्स के बेसिस पे हम किसी भी कंट्री को रैंक करते हैं कि ये फर्स्ट पोजीशन पे या फिर लास्ट पोजीशन पे है। तो हमारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का जो थीम था इस बार, इट वाज AI's इम्पैक्ट ऑन जर्नलिज्म एंड प्रेस फ्रीडम। तो जो इंडेक्स था, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का जो थीम था 2025, इट वाज AI's इम्पैक्ट ऑन जर्नलिज्म एंड प्रेस फ्रीडम। ठीक है, तो ये हो गया मेरे इंडेक्स के बारे में ना। एक डिस्टिंक्शन बहुत क्लियर रखना कि इंडेक्स अलग होता है और जो अभी मैं बोलूँगी वो अलग है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हैज़ नथिंग टू डू डायरेक्टली विद द इंडेक्स। तो ठीक है कि बोथ द थिंग्स वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। तो जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है वो हम 3rd मई को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। एंड ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है वो UN ने इस्टेब्लिश किया था 1993 में। तो लेट मी नो कि ये कौन सा एडिशन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का। और जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का जो थीम था इस बार, इट वाज रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो उसका था जो इंडेक्स है उसका थीम था AI's इम्पैक्ट, और डे का थीम था रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ठीक है, तो हमने 2 न्यूज़ कवर कर लिए हैं, इंडिया UK FTA और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। हमारा तीसरा न्यूज़ है आज। अगेन आई रिसीव्ड अ मैसेज रिगार्डिंग इट कि प्लीज़ इस न्यूज़ को कवर करने के लिए। तो मैं इस न्यूज़ को बेटा कवर करती ही, लेकिन आज ही वो इनॉग्रेशन हुआ। इट वाज 11th मई जब ब्रह्मोस का जो यूनिट है उसका, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका लखनऊ में इनॉग्रेशन हुआ है। तो मैं उसको डेफिनेटली कल के पेपर में कवर करती, बट इट्स ओके। मैं एक बार एक ब्रीफ तुम लोगों को दे देती हूँ क्योंकि तुम लोगों ने बोला है। तो 11th मई को राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं वो लखनऊ में एक ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को वर्चुअली इनॉग्रेट कर रहे हैं। एंड दिस कम्स एट अ टाइम जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन्स चल रहे हैं, जहाँ पे चीज़ें एस्केलेट हो रही हैं। तो इसलिए राजनाथ सिंह ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया ब्रह्मोस के एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। ये क्या फैसिलिटेट करेगा? इंडिजिनस जो हमारा
मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है और जो हमारे डिफेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको ज़्यादा फैसिलिटेट करेगा. बेसिकली हमें किसी और कंट्री पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना पड़ेगा अगर हमारे ही देश में वो उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा तो. फाइन. तो इसको कहाँ हम इनॉग्रेट कर रहे हैं? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ऑफ लखनऊ. प्रोडक्शन यूनिट इसको बनाने में करीब करीब 300 करोड़ रुपए लगे हैं. द ब्राह्मोस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. अब ब्राह्मोस क्या है? ब्राह्मोस एक मिसाइल है, ऑफ कोर्स यू गाइस नो इट. अब इसकी जो प्रिसिजन स्ट्राइक होती है वो 290 to 400 किलोमीटर के बीच में इसका रेडियस होता है. मतलब इतना कवर कर सकता है. जिसकी स्पीड होती है इट्स 2.8 मैक. फाइन. अब ये ब्राह्मोस मिसाइल कैसे बनी, किसने बनाई? ब्राह्मोस मिसाइल को ब्राह्मोस एरोस्पेस ने डेवलप किया था और ये ब्राह्मोस एरोस्पेस एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडियाज DRDO एंड रशियाज मैशिनो स्ट्रोइनिया. तो रशियाज मैशिनोस्ट्रोइनिया प्लस इंडियाज DRDO, इनका जॉइंट वेंचर है ब्राह्मोस एरोस्पेस जो ब्राह्मोस को मैन्युफैक्चर करता है. फाइन. So we are done with the news here. अब quickly we'll just skim through the paper today कि और भी कुछ important चीज़ें हैं कि नहीं. I'm sure नहीं है. हाँ, या एक बात है कि इंडिया और पाकिस्तान ने एक सीज फायर अग्रीमेंट साइन किया है कि अब जो भी हैवी आर्टिलरी फायर हो रहा था और जो भी दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे वो चीज़ अब नहीं करेंगे. सीज फायर का मतलब होता है कि यू विल स्टॉप डूइंग इट एंड इट वॉज मीडिएटेड बाय डोनाल्ड ट्रम्प, द US प्रेसिडेंट. हाउएवर अभी बहुत चीज़ें आ रही हैं कि वायलेट कर दिया है थिंग्स लाइक दैट, तो उसको भी हम कवर नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज़ नॉट ऑफिशियल. तो इसलिए हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी. ठीक है. अगेन पूरे पेपर में आज यही था कि अभी भी मतलब इवन इफ अगर सीज फायर अग्रीमेंट साइन किया है तो देयर इज़ नो ऑफिशियल एज स्टेटमेंट एज सच की गार्ड्स को वी हैव लेट आवर गार्ड्स डाउन और समथिंग. अभी भी उतना ही ज़्यादा हेविली हर जगह हमारे गार्ड्स तैनात हैं और उतनी ही ज़्यादा हेविली रेड अलर्ट हर जगह पे हुआ है. तो इट्स दैट. एंड या there is no important news as such. Operation Sindoor has been covered but I will because Operation Sindoor मैंने बोला है कि Operation Sindoor को मैंने क्यों डिटेल में कवर नहीं किया है अभी तक बिकॉज इट इज़ एन ऑनगोइंग ऑपरेशन है ना. इट वॉज एन ऑनगोइंग ऑपरेशन एटलीस्ट कल तक. तो एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो इन अनदर क्लास में भी मैं प्रॉपरली डिस्कस कर लूँगी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में. एंड ऑल्सो अभी जो इतनी चीज़ें हो रही हैं आई वॉन्ट यू गाइज टू मेक अ पॉइंट कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा तुम्हारे लिए टू लर्न अबाउट मिसाइल्स एंड टू लर्न अबाउट आकाश, INS विक्रांत एक्सेट्रा INS विक्रमादित्य, क्योंकि ये सब चीज़ें यूज़ में हो रही हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आई हैं. और अगर क्योंकि हमने अपने टाइम में पढ़ा था इन सब चीज़ों के बारे में क्योंकि S-400 हमने तब लिया था रशिया से. तो अभी भले ही वो न्यूज़ पुरानी हो चुकी है कि हमने लिया क्या नहीं किया, लेकिन अभी रफ़ेल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी हमने वापस से वो हुआ है. लेकिन उसके अलावा भी और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो उसको भी मेक श्योर यू गाइस कवर. we'll quickly jump to the vocabulary now. तो जो पहला वर्ड है ऑफ टुडे इट्स वेट मिनट इट्स प्रैग्मेटिक. प्रैग्मेटिक का मतलब होता है डीलिंग विथ थिंग्स सेंसिबली, कुछ भी स्मार्टली हैंडल करना, प्रैग्मेटिकली किसी सिचुएशन को हैंडल किया. यूफोरिया, आई होप वो बीटीएस का गाना तुम लोगों ने सुना होगा. तो यूफोरिया का मतलब होता है एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस. बेलीग्रेंट का मतलब होता है हॉस्टाइल या फिर अग्रेसिव. बेलीग्रेंट, हॉस्टाइल, अग्रेसिव. रेजिलियंट, एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन, कि मतलब ही वॉज रेजिलियंट इनफ टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन. रेजिलियंट. एफिमरल का मतलब होता है लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, छोटे टाइम तक लास्ट किया, दैट इज एफिमरल. तुम्हारे 5 वर्ड्स हो गए: प्रैग्मेटिक, यूफोरिया, बेलीग्रेंट, resilient and ephemeral. So we are done with the session today. Do let me know अगर कुछ भी और important news तुम्हें आज की लगी हो जो मैंने मिस कर दिया हो, हम अगले पेपर में कवर करेंगे. And yeah, thank you so much.